बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे अपडेट हैं जो आपको देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मेधा सूची कैसे बनेगी, इसमें लगभग तीसरी या चौथी बार परिवर्तन किया जा रहा है। आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। सबसे पहले हेडमास्टर वाला आएगा और 6 से 8 वाली जो भर्ती है उसमें गणित विज्ञान का रिजल्ट आज आपको देखने को मिल सकता है और बारी बारी से सारे रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर आप बिहार की शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बारी बारी से एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेधा सूची कैसे बनेगी। लगभग आपका चौथी या पांचवी बार इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। एक बार आप फिर से इसको समझ लीजिए। जैसे भैया पीआरटी में, हाँ, अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखते हैं तो इस पर हमने 2-3 वीडियो बहुत अच्छे से बनाए हैं। आयोग के जो पागलपन है, जो इनका ड्रामा है, उसके ऊपर बहुत सारी अच्छी वीडियो बनाए हैं। तो आप उसको भी जाके देख लीजिए कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी किस प्रकार से फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस बीपीएससी के कारण। लेकिन उस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है इस वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अब मेधा सूची की बात करते हैं, प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती है, आपको पता है आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 120 नंबर बनेगा। लेकिन ये आपको, ये पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ऐड किया गया है तो बताना आवश्यक है कि आपका जो मेधा सूची है, जो आपका रिजल्ट बनेगा, मेरिट बनेगी, वो 120 नंबर से बनेगी। लेकिन अगर आपका नंबर बराबर है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी हम कोई विषय लेते हैं और इसकी जो कट ऑफ जा रही है, मान लेते हैं 85 कट ऑफ है। अब एक सीट बची है या मान लीजिए 3 सीटें बची है, तो 3 बच्चों के 85 नंबर हैं और इसमें से किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो क्या करेगा, ये वाला आपका हिंदी वाला जो 30 नंबर का अनिवार्य था, हिंदी वाला जोड़कर आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। जैसे किसी बच्चे का हिंदी में 17 नंबर है, किसी का 15 है और किसी का 18 नंबर है, तो स्वाभाविक सी बात है ये 18 नंबर वाला ज़्यादा है तो 18 नंबर वाले का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं कि 17 दो बच्चे का है, ठीक है, तो एक सिलेक्शन एक का करना है, तो एक का करना, ऐसी कंडीशन में हिंदी वाला भी बराबर हो गया। जैसे आपका सबसे पहले इसका नंबर देखा जाएगा, फिर आपका इसका नंबर देखा जाएगा, एक सीट खाली है और आपका 17 नंबर दो बच्चों का बराबर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, यानी कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो इन दोनों 17 नंबर जिनके हैं, इन दोनों बच्चों में जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, डेट ऑफ बर्थ भी बराबर हो जाए, एक ही डेट ऑफ बर्थ रहे, तो क्या देखा जाएगा, आपका नाम देखा जाएगा। अल्फ़ाबेट A to Z का मतलब होता है अल्फ़ाबेट देखा जाएगा, जिसके नाम जो ABCD क्रम है, तो जिसका पहले पड़ेगा उसका जो है सिलेक्शन कर लिया जाएगा। कुल मिला के आपका 4 चरणों में आपका मेधा सूची बनेगी। अगर आपके नंबर बराबर रहते हैं, जो नीचे वाले बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, और बाकी जो 85 से ऊपर रहेंगे उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। हमने यहाँ पे मान के चले हैं कि कट ऑफ आपकी 85 है और अब एक सीट बची है, और एक सीट बची है तो ये सारे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि परिवर्तन इसमें किया गया है, इसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको पता है इस 40 और 80 नंबर को मिलाकर मेरिट बनाई जाएगी। ये 30 नंबर वाला जो भाषा था इसको डिलीट कर दिया गया है। अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसका काम खत्म हो गया, इससे मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, उदाहरण समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं कौन सा हम विषय लें, सामाजिक विज्ञान विषय लेते हैं और मानते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, 82। तो नीचे जो 82 नंबर वाला बच्चा है वो 3 बच्चे हैं जिनके नंबर 82 नंबर हैं। हम ये सामाजिक विज्ञान की अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, अब किसका चयन किया जाए, यहाँ पर सीट एक खाली है, 3 लोगों के 82 नंबर हैं, एक सीट है, अब किसका सिलेक्शन करें। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से समझिए, जो आयोग ने बताया है, ऐसी कंडीशन में ये 80 नंबर वाला देखा जाएगा सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर हैं। तो मान लेते हैं सब्जेक्ट में, देखो इस 40 और 80 मिला के आपकी कट ऑफ बन गई।
अब जब कट ऑफ बन गई तो नीचे आपका जो कट ऑफ है वो 82 है और हमारे पास सिर्फ एक सीट खाली है और हमारे पास 3 बच्चे 82 नंबर पे हैं। तो अब किसका चयन किया जाए? तो सब्जेक्ट वाला 80 नंबर वाला पेपर देखा जाएगा। इसमें से किसी के 60 नंबर रहेंगे, मान लेते हैं किसी के 55 नंबर हैं और किसी के कितने हैं 58 नंबर हैं। तो इस सब्जेक्ट में किसके सबसे ज़्यादा हैं? इस 60 नंबर वाले के ज़्यादा है, तो इसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अब इसमें भी अगर ऐसा हो जाता है कि 2 बच्चों के 60 हो जाते हैं तो फिर क्या देखा जाएगा? डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी बराबर रहती है तो अल्फ़ाबेट आपका देखा जाएगा, ABCD वाला जो नाम होता है। तो कहने का मतलब आपको 4 चरणों के हिसाब से मेधा सूची बनाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है समझना, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिनिमम पासिंग मार्क जो आपके प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती थी वही आपका मिनिमम पासिंग मार्क है, जैसे अनारक्षित और EWS, ठीक है। ये आप समझ गए। मेधा सूची कैसे बनेगी, ये चेंज किया गया है आयोग के द्वारा नए नोटिफिकेशन से, तो हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब पासिंग मार्क देख लीजिए, जो आपका प्रथम चरण का शिक्षक भर्ती थी सेम वही आपकी मिनिमम कट ऑफ रहेगी, मिनिमम पासिंग मार्क आपका यही है। अनारक्षित और EWS की 40% यानी कि 48 नंबर, BC का 36.5%, अगर नंबर में चेंज करेंगे तो 43.8, इसको आप 44 नंबर मान के चलिए। EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 34% यानी कि 40.8 नंबर बनेगा, इसको आप 41 नंबर मान के चलिए। और सभी प्रकार की महिलाएं का चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, सभी महिला और सभी SC और ST, इनकी जो कट ऑफ है वो आपका मिनिमम पासिंग मार्क है वो 32% है। और यानी कि आपका जो नंबर में अगर चेंज करेंगे तो 38.4, इसको हम लोग 39 नंबर मान के चलें। 39 क्यों? क्योंकि भैया आपका जो पेपर है वो आप एक प्रश्न सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, कोई इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आपका जो नंबर मिलेगा वो पूर्णांक में ही मिलेगा, इसलिए इसको दशमलव में नहीं मान के चलना है, इसको पूर्णांक संख्या मानकर ही चलना है। ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 39, ठीक है। तो अब दूसरा ये समान अंक वाला जो मामला था ये आप समझ गए। अगर किसी के बराबर नंबर रहेंगे तो समान अंक होने पर क्या किया जाएगा ये आप समझ गए हैं। अब आरक्षण वाली बात समझ लिए, दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब आरक्षण वाली बात समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेपर में जो PGT वाला होता है, जो TGT में होता है, उसमें NA लिखा रहता है। जैसे EBC कैटेगरी है, इसमें लिखा है NA, या SC कैटेगरी है, इसमें लिखा है NA। इसका क्या मतलब होता है? तो आयोग ने बताया ये है, यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में लिखा है। तो कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मान लेते हैं हिंदी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर हिंदी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। हिंदी की कट ऑफ और जो अनारक्षित की कट ऑफ है UR की वो 80 गई है। तो यहाँ पर हमारे पास 80 3 बच्चों के 80 नंबर हैं, मिनिमम कट ऑफ 80 नंबर गई है। और BC या EBC या किसी भी कैटेगरी का कोई बच्चा है उसके 82 नंबर हैं या 81 नंबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास मान लेते हैं 2 सीटें खाली हैं, हमारे पास मान लेते हैं 2 सीटें खाली हैं। और ये BC वाला जो बच्चा है इसके 82 हैं और 81 हैं, तो ये अनारक्षित में ये 2 सीटें ले जाएगा। और 80 नंबर कट ऑफ होने के बाद भी ये UR वाला खाली रह जाएगा। UR वाले बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब 2 ही सीटें बची थी। तो 2 सीटों पर जो आरक्षित वर्ग था, चाहे वो EBC हो, चाहे EWS हो, चाहे BC हो, वो लोग आके कब्जा कर लिए। तो कहने का मतलब UR में कभी कभी होता है कि आपका होता क्या है कि UR में आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर रहता है या कट ऑफ के बराबर नंबर रहता है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में देखा गया है। तो उसका यही कारण है। और NA क्यों लिखा रहता है? NA इसीलिए लिखा रहता है कि BC वाला जो कैंडिडेट है, हम ऐसा उदाहरण TGT में या PGT में आपको देखने को मिला होगा कि BC वाला या EBC वाला किसी भी आरक्षित वर्ग का जो बच्चा हो वो सभी उठ के अनारक्षित में चले जाएं तो आरक्षित की कोई सीटें ही नहीं बचेंगी। तो इस प्रकार से आपका EBC यहाँ यानी कि इसकी जो NA कट ऑफ रहती है वो NA रहती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है 1 सीट 1 रिजल्ट वाला। तो भैया आयोग ने कहा है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, 1 सीट 1 रिजल्ट नहीं देंगे। जिस भी बच्चे ने जिस भी कैटेगरी में अपना अप्लाई किया है, यानी कि उसने 6 से 8 में किया है और 9-10 में किया है और 11-12 में किया है, अगर तीनों में वो पास हो रहा है तो हम तीनों में पास करेंगे। ये जो आपका डिमांड थी 1 सीट 1 रिजल्ट वाली, ये मानी नहीं गई है, ये आयोग के द्वारा बताया गया है।
और दूसरा आयोग ने कहा है कि हम पासिंग मार्क से नीचे किसी को क्वालिफाई नहीं करेंगे, इतना नंबर लाना सबको आवश्यक ही है। और एक चीज़ है सेकंड लिस्ट, भैया सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, अभी आपकी जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद, जैसे कि प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में आपने देखा था पूरक रिजल्ट आया था, वो क्या था, ऊंट के मुंह में जीरा था। 2000-3000 सीटों के लिए कोई पूरे रिजल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो अभी से अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा था कि जो रिजल्ट आएगा उसमें जो सीटें खाली रह जाएंगी क्या उनकी सेकंड लिस्ट आएगी। तो आयोग ने बताया है कि भैया ये मेरा काम नहीं है, ये काम शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग अगर चाहेगा तो सेकंड लिस्ट हम निकालेंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं निकालेंगे। तो इस पर अभी कोई चर्चा करने वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से हमने 3-4 मुद्दे यहाँ पर कवर किए हैं और यहाँ पर हाँ, मुझे लगता है सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, कोई बहुत ज़्यादा डाउट की बात नहीं है। और हाँ, कट ऑफ आपकी ज़्यादा ही रहेगी, कम रहने की कट ऑफ उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 6 से 8 में भी चयनित होगा, 9-10 में भी चयनित होगा और 11-12 में भी चयनित होगा। तो इस प्रकार से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन थी, लेटेस्ट जानकारियाँ थी, वो हमने यहाँ पर आपको देने की कोशिश किया है। और आपका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। आज रात से ही आपको एक एक करके रिजल्ट देखने को मिलेंगे और 1-2 दिन में सारे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे और 25 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। तो आयोग ने एक रिकॉर्ड बनाया है, इतने कम समय में परीक्षा कराकर एक रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बहुत सारे विवाद भी हैं, जिसमें से एक विवाद है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। ये विवाद बहुत बड़ा विवाद है। तो आज रात में हम लोग लाइव आएंगे, इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे। आपको पता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने पिछले 7-8 दिनों से लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन आयोग के कान पर जू भी नहीं रेगा है। हमें लगता है हमारी बातें ही उस तक नहीं पहुंच रही हैं और इस पर क्या करेगा आयोग ये अभी स्पष्ट नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, अगर हम पॉजिटिव सोचें, आप लोगों के लिए अच्छे के लिए सोचें, कि आयोग भी यही चाहता है कि जिस बच्चे ने जो भी सब्जेक्ट सॉल्व किया है उसको चेक करके हम रिजल्ट दे देंगे। अगर उसे कुछ करना होता तो कुछ इधर उधर का नोटिफिकेशन वह जरूर निकालता, लेकिन क्या करेगा क्या नहीं करेगा इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अपने लाइव स्ट्रीम में आएंगे, लगभग 10:30 या 11 बज जाएगा लाइव आते समय, तो आप लोग उस वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा। तो ये सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको दे दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट गया है तो आप सभी लोग, अगर आपको जानकारी है और कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो कृपया करके उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिसके कारण वो पढ़ के कोई दूसरा बच्चा उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है भैया, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।